Good morning, students. Before moving forward to new topics, let us recall some previous topics. Like national income. We have studied earlier that sum of total income from means of production से जो इनकम होती है उसका टोटल वो होता है नेशनल इनकम, not the individual नहीं. We can see this, that national income is the sum of incomes of all the means of production rather than the sum of income of individuals के बजाय अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से अगर इनकम को टोटल करते हैं तो वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, उसको मिला करके नेशनल इनकम बनती है. उसके अलावा द मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर. और हमने फाइनेंशियल ईयर भी डिस्कस किया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को फाइनेंशियल ईयर माना जाता है. बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री. नेशनल इनकम में जो रिसोर्स इनकम मीन्स रिसोर्स इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर जो इसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में जो प्रोडक्शन होता है उसको इसमें शामिल करते हैं. जो डोमेस्टिक रिसोर्स इनकम होता है वो इस जो बाउंड्री होती है कंट्री की उसके अंदर वाला जो प्रोडक्शन होता है वो कहलाता है. जैसे और भी कई जो टर्म्स हैं, कोई और कॉन्सेप्ट हैं जो कि नेशनल इनकम में शामिल किए जाते हैं, उसके अलग अलग साइंटिफिक स्पेसिफाइड नेम है, उसके अलग मीनिंग है, उनकी यूटिलिटी है. जैसे हमने पर कैपिटा इनकम देखा कि केवल नेशनल इनकम ही सफिशिएंट नहीं होता, पर कैपिटा इनकम निकालनी भी ज़रूरी होती है. फिर उसके बाद ये भी ज़रूरी होता है कि कौन से सेक्टर से आया है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया है या सर्विस सेक्टर से आया. तो ये भी ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं. तो हर एक टर्म की अलग अलग यूटिलिटी है. ऐसे ही कई और टर्म्स हैं जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ये सब. तो ये सब एक दूसरे से अलग होते हुए भी अपने आप में एक दूसरे से ये टर्म्स अलग हैं. उसके बावजूद भी ये किसी भी इकोनॉमी, द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी बताती है. जो एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी जो इनकम है वो इन सब चीज़ों पे मिला जुला के डिपेंड करता है. अब हम समझते हैं कि जीडीपी क्या है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ जनरली टेकन इनटू अकाउंट टू मेजर द साइज ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितना उसमें काम होता है. तो द सम ऑफ मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स, यहाँ पे कई इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे विद इन द कंट्री, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ये सब ये एक स्पेसिफाइड चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों को एक साथ सोचना चाहिए कि एक बाउंड्री में हो, यानी एक कंट्री के अंदर हो, फिर जो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हो, और एक फाइनेंशियल ईयर में. तो जितने भी इस दौरान ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो उनका जो टोटल होता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, उनका जो टोटल होता है वो कहलाता है जीडीपी. हम इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जैसे फिनिश्ड गुड्स, क्या होता है ये फिनिश्ड गुड्स, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कॉटन क्रॉप है, फार्मर ने 2000 रुपीज़ में थ्रेड बनाने वाली मिल को बेच दिया अपना कॉटन. अब थ्रेड बनाने वाली मिल ने 2000 तो उसने ख़रीद किया और प्लस 1500 उसने प्रोसेसिंग में और खर्च हुए, और इस तरह से उसका 3500 उसमें लगा और उसने क्लोथ मर्चेंट को 3500 में बेच दिया. अब क्लोथ वाले ने
उसमें 3500 में उसकी परचेजिंग हुई, ख़रीद हुई, और उसके बाद उसने प्रोसेसिंग में 1500 लगाए और वो 5000 में बेच दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, 5000 रुपीज़ अल्टीमेटली फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ। इसमें ही कॉटन क्रॉप का 2000 भी शामिल है। इसको रिपीटेडली नहीं काउंट किया जाएगा कि हम 2000 अलग काउंट करें, 3500 अलग काउंट करें, नहीं, ये एक ही बार में 5000 ही काउंट होगा। दैट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। और ऐसे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का टोटल जो सम होता है वो जीडीपी में शामिल होता है। फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं द प्रोडक्ट्स विच विल नॉट प्रोसेस्ड फर्दर। अब वो आगे प्रोसेस में नहीं आएंगे, इसलिए अब कंज्यूम कर लिए जाएंगे, इसलिए इन्हें फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। अब इसमें आती है बारी, अब हम कुछ और जो हमने अभी पढ़ा है कि जीडीपी, एनडीपी, ये जो है इसके बारे में अभी हमने देखा सम ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रादर देन द सम ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इसको हमने अभी एग्जाम्पल से समझ लिया। अब जीडीपी, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the finished goods and services during the financial year। एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं उन सभी की मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाती है। अब एनडीपी, तो जीडीपी में से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इतने सालों में जब खरीदी थी कोई मशीनरी, तो तब से लेके अब तक कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन उसमें से घट जाता है, तो वो एनडीपी आ जाता है। ऐसे ही कई ऐसे टर्म्स हैं जो आपके नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। आप जो कि अभी क्लास बहुत छोटी है, 10th क्लास है, आपके लिए इन टर्म्स के नाम को लर्न कर लेना, उनके जो आपकी बुक में डेफिनेशंस दे रखे उनको लर्न करना, ये आपके लिए सफिशेंट है। आप इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए और जो आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखे उन्हें आप लर्न करिए। इसके लिए आपके लिए ये सफिशेंट है, क्लास 10th में इतना सफिशेंट है आपके लिए। अब हम इसके आगे जो आपके टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया नेशनल इनकम, कल हमने पर कैपिटा इनकम भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमने कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इसके बारे में भी पढ़ लिया था। और अब हमारा इस पे टॉपिक आ रहा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स इकोनॉमी के 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। इसके बारे में अब हम कंटिन्यू करते हैं। 3 sectors of economy. Primary sector. This sector includes the activity in which natural resources are directly utilized to produce goods. There are many activities based on direct use of natural resources. Cotton farming is one such example. Cotton is a seasonal crop. For growth of cotton, we mainly depend on natural factors like rain, sunlight and climate. Hence, cotton is a natural product. Similarly, dairy, mining, etc. too involve production of goods by direct use of natural resources. जैसे डेयरी में एनिमल या बर्ड्स वगैरह, या इस तरह डेयरी में जो प्रोडक्शन में होता है डेयरी है या एनिमल या बर्ड जो हम उसमें पालते हैं पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में, ये सारी जो क्या होती है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती है। माइनिंग है, ये नेचुरल रिसोर्स है, हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिल रही हैं वो आ जाती है प्राइमरी सेक्टर में। इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर एंड एंशियलरी सेक्टर कहा जाता है। इसको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से जुड़ी रहती हैं। अब है सेकेंडरी सेक्टर। व्हेन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, द एक्टिविटीज़ कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसके गुड्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, और इस वजह से इसको ये कहलाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर।
This process can happen in a factory, laboratory or house. For example, fiber from cotton plant is utilized to make yarns and to weave clothes. कई बार कॉटन प्लांट से जब यार्न और क्लॉथ वीविंग होती है, कपड़े बने जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो अब प्रोसेसिंग में आ रही हैं। अब शुगर केन इज़ यूटिलाइज टू मेक जैगरी एंड शुगर। आप इसको सही कर लें, ये शुगर केन है। सॉइल इज़ यूटिलाइज टू मेक ब्रिक्स। तो जो नेचर से प्राप्त होता है, लेकिन अब हमें उसे प्रोसेसिंग करके कुछ और यूटिलिटी उसकी बढ़ानी है, तो ये जो प्रोसेसिंग वाला काम है ये आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी में। Since this sector is related to different industries, hence it is also called the industrial sector. Now third sector is tertiary or service sector. Tertiary sector, the activities which facilitate the development of primary and secondary sector is called tertiary sector. जैसे अब एग्रीकल्चर है, वहाँ फार्म हो गया, क्रॉप उग गई है, अब उस उगी हुई क्रॉप को मार्केट तक ले जाना है। मार्केट तक ले जाने के लिए एक आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड होता है कि रोड्स वगैरह अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। अगर उसकी फसल को काट के थ्रेशर से अलग करना है ग्रेन्स को, और तो इस तरह के टूल्स वगैरह की सर्विसिंग करने वाले लोग होने चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन के लोग होते हैं वो होने चाहिए। तो ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो ये अगर कोई भी काम प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर का है, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या ट्रेडर्स तक, किसी तक भी पहुंचाने के लिए हमें सर्विस सेक्टर की ज़रूरत होती है। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, rather assist in the process of production. For example, transportation by trucks and trains is required to supply the goods from primary and secondary sector to wholesalers and retailers. Sometimes products need to be stored in warehouses. कभी कभी सामान को वेयरहाउस या स्टोर, हम गोदाम भी कहते हैं उन्हें, स्टोर हाउस वगैरह कहते हैं, स्टोरेज के लिए रखते हैं। तो वो जो चीज़ है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर फैसिलिटेटिंग production and trade of goods, we need to talk over telephone, communicate through letters and need to take loan from bank. Transport, storage, communication, banking service and trade are some example of activities of tertiary sector. तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब जो है टर्शरी सेक्टर में आते हैं। उसके अलावा कुछ जो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, जैसे कि सर्विस बाय टीचर, डॉक्टर, लॉन्ड्री, बार्बर, कॉबलर, ये जो हमारी डेली जो नीड के लोग होते हैं, कॉबलर, बार्बर, इस तरह के लोग, अकाउंटेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन जो गुड्स होता है उसमें हेल्प नहीं करते हैं डायरेक्टली, पर फिर भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। और कुछ नई सर्विसेज अब डेवलप हो गई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और उसकी वजह से जैसे ये इंटरनेट कैफ़े खुल गए हैं, ATM बूथ हैं, ई-कियोस्क हैं, कॉल सेंटर हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से तीनों सेक्टर्स में नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन रहता है इन सभी का, इन तीनों सेक्टर्स से। लेकिन किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।